हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस तीसरे मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 8 का संबंध है 40 के साथ में और 14 का संबंध है 70 के साथ में, उसी प्रकार से 12 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न में हमें यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 40 कैसे बना है। तो मेरे भाई 8 से यहाँ पर 40 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 8 का किया गया है 5 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 पंजे 40। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 40 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 14 से यहाँ पर 70 इसी प्रकार से बना है क्या। तो 14 से 70 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 14 का कर देंगे 5 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14 पंजे 70। और ध्यान से देखिए 70 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 12 के अंदर है और इस 12 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 12 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे भाई सभी की तरह इस 12 का भी हम क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 12 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 पंजा के 60। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 60। अब हमें देखना है कि संख्या 60 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 60 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी है कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है।
और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जो भी आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर आपको सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 नंबर त्रिभुज है ये, इसी प्रकार से 2 नंबर त्रिभुज है ये, 3 नंबर त्रिभुज है ये, 4 नंबर त्रिभुज है ये, 5 नंबर त्रिभुज है ये, 6 नंबर त्रिभुज है ये, 7 नंबर त्रिभुज है ये और 8 नंबर त्रिभुज है ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 1 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 2 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए, 2। अब इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों को भी यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक बन जाएगा ये। कितने त्रिभुज हो गए, 3। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज नंबर 4 और त्रिभुज नंबर 5 इन दोनों को भी यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने हो गए, 4। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा आगे देखिए मेरे भाई, त्रिभुज नंबर 7 और त्रिभुज नंबर 6 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि कितने हो गए, 5 त्रिभुज। डबल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी कि डबल फलक से अधिक फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अधिक फलक यानी कि ट्रिपल फलक वाला एक त्रिभुज तो बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला। इसी प्रकार से जस्ट इसके सामने ये वाला त्रिभुज बन जाएगा ट्रिपल फलक वाला यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि 3 फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +2 और कर देंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 से अधिक फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटाइए, उसके बाद में हम चेक करेंगे। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज तो बन जाएगा 3 फलक से अधिक ये वाला। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक जस्ट इसके सामने बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक मिलाने पर ये बन जाएगा 3 से अधिक फलक वाला। कितने हो गए, 2। इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से और यहाँ तक यदि हम मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने हो गए, 3। और एक जस्ट इसके नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक मिलाने पर बन जाएगा एक ये। कितने हो गए, 4। यानी कि 3 से अधिक फलक वाले भी कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर 4 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे +4। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15, 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 19। अब हमें देखना है कि 19 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 19 में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। यानी कि प्लस के स्थान पर आपको क्या करना है, माइनस करना है और माइनस के स्थान पर आपको प्लस करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए गुणा के स्थान पर तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे
और मेरे भाई भाग के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण का मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे नया समीकरण। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 180, उसके बाद में गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। उसके बाद में कितना है 45, फिर क्या है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, फिर उसके बाद में है 39, फिर है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, उसके बाद में दिया गया है 17, फिर है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और उसके बाद में दिया गया है 19। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले समीकरण में हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 का भाग देंगे हम 180 में, तो ये चला जाएगा कितने बार, 4 बार। उसके बाद में क्या बच गया, यहाँ पर बच गया गुणा के अंदर 39, उसके बाद में प्लस का 17 और माइनस का 19। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 39 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 39 चौका हो जाएगा 156, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पर बच गया प्लस का 17 और माइनस का 19, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्या को आपस में ऐड कर लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 156 है और प्लस का 17 है, तो 156 और 17 मिलकर बन जाएगा 173, ठीक है। अब क्या बच गया, माइनस का 19, तो 173 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 19 कर देंगे। तो 173 में से 19 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 154। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 154। अब हमें देखना है कि 154 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर संख्या 154 में दी गई है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर है और नीचे से 12वें स्थान पर है, तो रमन की कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने रैंकिंग टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर टी का मतलब हो जाएगा टोटल, एल का मतलब लेफ्ट साइड, आर का मतलब राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई टी यानी कि रमन की कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये अपने को निकालना है, यानी कि टी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए एल यानी कि लेफ्ट साइड से कितने स्थान पर है, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाईं तरफ से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऊपर और नीचे अप एंड डाउन दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऊपर से कितने स्थान पर है, 31वें स्थान पर है, और नीचे से कितने स्थान पर है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे से 12वें स्थान पर है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये तो हो जाएगा मेरे भाई बायां, ठीक है, और नीचे वाला है ये हो जाएगा दायां। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दायां ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले एल का मतलब लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से है तो एल के स्थान पर रखेंगे 31, उसके बाद में आर के स्थान पर क्या रखेंगे, यानी कि राइट साइड यानी कि दाईं तरफ से, दाईं तरफ से 12वें स्थान पर है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर 12 रखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो टी बराबर 31 और 12 मिलकर बन जाएगा कितना, 43, ठीक है। और 43 में से एक को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 42 है। यानी कि रमन की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है।
और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले ध्यान से देखिए सीरीज में दिया गया है 834, उसके बाद में दिया गया है 840, तो 834 से यहाँ पर 840 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए 834 से 840 बन जाएगा कैसे, यदि हम 834 में क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 840। इसी प्रकार से आगे देखिए 840 से बन रहा है 848, तो 840 से 848 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 840 में क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 840 और 8 मिलकर बन जाएगा 848। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 848 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +6, उसके बाद में क्या हुआ +8 है। तो यहाँ पर देखिए आगे 848 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे तो वो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सबसे पहले +6 उसके बाद में +8 है, तो 6 से 8 बन जाएगा कैसे, यदि हम 6 में क्या कर दें +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8 है। अब इसी प्रकार से 8 से अगली संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर +2 हुआ है तो 8 से अगली संख्या निकालने के लिए भी क्या करेंगे +2 करेंगे, तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। यानी कि 848 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 848 के अंदर क्या कर दें +10 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 848 के अंदर हम क्या कर देंगे +10 कर देंगे, तो 848 और 10 मिलकर बन जाएगा 858 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 858 है। अब हमें देखना है कि संख्या 858 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 858 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष में दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1954 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है नरसिंहदेव वर्मन ने, और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहदेव वर्मन ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी टाइप के प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम के अंदर भी बार बार रिपीट होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को या तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया करें, या फिर इस टाइप के प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 183 मीटर। ठीक है, तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है दक्कन का पठार है, ऑप्शन बी है पामीर का पठार है, ऑप्शन सी है तिब्बत का पठार है, और ऑप्शन डी है कोलंबिया का पठार है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल क्या है? मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर किस गैस का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑप्शन बी है ओजोन गैस का, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का, और ऑप्शन डी है मीथेन गैस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है
74826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ऑप्शन डी है टोक्यो में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू नेपाल में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।